हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 10th का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यानी रियल नंबर का हम लोग दूसरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। दूसरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम आपको ये बता दें कि यदि दो नंबर है यानी ए और बी दो नंबर है, ए और बी क्या है, दो नंबर है, और ए और बी के गुणनफल को सी विभाजित कर रहा है, यानी ए और बी दो क्या है, दो नंबर है, ए और बी के गुणनफल को सी विभाजित कर रहा है, यानी सी डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी को डिवाइड कर रहा है सी। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, यदि सी ए गुणे बी को विभाजित करता है तो सी निश्चित रूप से ए अथवा बी को विभाजित करेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज करेंगे हम। यदि सी ए गुणे बी को विभाजित कर रहा है, यदि सी ए गुणे बी को विभाजित करता है तो सी निश्चित रूप से ए या सी को विभाजित करेगा, यानी कि ए और बी को विभाजित करेगा यदि सी अभाज्य संख्या है, यदि सी अभाज्य संख्या है। ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभाज्य संख्या होना चाहिए। कहने का मतलब, यदि सी अभाज्य संख्या है और दो संख्याओं के गुणनफल को विभाजित कर रहा है तो सी ए अथवा बी को, यानी ए और बी में से किसी एक को विभाजित करेगा। कहने का मतलब समझिए, यदि यहाँ पे हम 7 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 गुणे 14, यानी 7 जो है 2 गुणे 14 यानी 28, 7 28 को विभाजित कर रहा है, जो कि 2 और 14 से मिलकर बना है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, 7 जो है 2 और 14 से मिलकर बना है, तो 7 या तो इसको विभाजित करेगा या तो इसको विभाजित करेगा, यानी दोनों में से किसी एक को विभाजित करेगा। कब? जब ये अभाज्य संख्या होगा, और हम जानते हैं ये अभाज्य संख्या है, तो 7 14 को विभाजित कर देगा, यानी कि इसमें से 14 को विभाजित कर रहा है। अगर यहाँ पे लिख दें हम 121 और यहाँ लिख दें 12, ठीक, और यहाँ हम लिख दें 11, यानी कि 12 और 11 121 के गुणनफल को 11 विभाजित कर रहा है, यानी सपोज दैट 121 और 12 के गुणनफल को 11 विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से 11 या तो इसको विभाजित करेगा या तो इसको विभाजित करेगा। ठीक है, तो 121 से 11 चला जाएगा, सीधी सी बात। यदि ये अभाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या के केस में ही ऐसा होता है, अभाज्य संख्या यदि नहीं है तो उसके केस में नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम ये ले लें, यदि 16 को ले लें, 16 8 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, 16 8 से विभाजित हो रहा है, लेकिन हम 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2 अपॉन 8, तो 8 जो है अभाज्य संख्या न होने के कारण दोनों में से किसी एक को विभाजित नहीं कर पा रही है। ठीक है, यदि हम ले लें 2 9 18 और 2 चौक 8 1 9, 98 को ले लें, 98 को 7 विभाजित कर रहा है, 98 को 7 विभाजित कर रहा है, तो अभी बताइए हमें कि 98 किससे बना है, ए गुणे 98, यानी 98 को तो विभाजित करेगा ही, और किससे बना है 98, इसको इरेज कर दें यदि, और यानी कि 2 गुणे 49 और हम 14 7 98, तो इन तीनों को, यानी कि जो 98 बना है या तो इन दोनों के प्रोडक्ट से बना होगा, या इन दोनों के गुणनफल से बना होगा, या इन दोनों के गुणनफल से बना होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि 7 98 को विभाजित कर रहा है और 7 अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब ये इन तीनों गुणनफल में से किसी न किसी एक को जरूर विभाजित करेगा।
इसमें देखिए 798 को विभाजित कर रहा है, इसमें देखिए 749 को विभाजित कर रहा है, इसमें देखिए 7 14 और 7 दोनों को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या के केस में ही लागू होगा, यदि अभाज्य संख्या नहीं है तो हम नहीं कह सकते। ठीक, इसी के बेस पे यानी कि यदि C A गुणे B को विभाजित कर रहा है तो C निश्चित रूप से A अथवा B को विभाजित करेगा यदि C अभाज्य संख्या है। इसी के बेस पे हमें ये बताइए कि यदि A स्क्वायर यानी A स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है, A स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है, सपोज दैट A स्क्वायर मान लीजिए 3 से विभाजित है, A स्क्वायर किससे विभाजित है 3 से, तो अभी ये कहा गया है कि जो गुणनफल से प्राप्त हो रहा है वो संख्या यदि किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है तो जिन चीजों का गुणनफल था, ये A किसका गुणनफल है बताइए, A में A का गुणा किए हैं तभी A स्क्वायर मिला है। तो यहाँ पर A स्क्वायर यदि 3 से विभाजित है और 3 अभाज्य संख्या है तो यानी A स्क्वायर जिससे बना है, किससे बना है, A गुणे A से बना है, तो इन दोनों में से किसी A न किसी एक संख्या को 3 विभाजित करेगा और चूंकि दोनों एक ही जैसे हैं इसलिए 3 A को यानी कि A को विभाजित करेगा, यानी 3 प्रत्येक को विभाजित करेगा। कहने का मतलब एक यहाँ प्रमेय और आता है, यदि कोई अभाज्य संख्या किसी के वर्ग को विभाजित कर रहा है तो वो जिसका वर्ग है उसको भी विभाजित करेगा। ठीक है, केवल अभाज्य संख्या के केस में ऐसा होता है। तो हम इसी के बेस पर अब आते हैं किस पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2 का। क्वेश्चन नंबर 1 है सिद्ध कीजिए √5 अपरिमेय संख्या है, यानी √5 को क्या दिखाना, √5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, इसको दिखाना है। ठीक है, हम जानते तो ये हैं भाई, मैथमेटिक्स में ही होता है, हम जो चीज जानते रहते हैं उसको दिखाना है। मैथमेटिक्स में कभी कभी ऐसा दिया रहेगा कि ये ऐसे दिया, ये ऐसे दिया है और दिख रहा है लाइन है, लेकिन फिर भी हमें दिखाना पड़ता है मैथमेटिकली तरीके से ये एक लाइन। तो फिलहाल यहाँ पर भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें दिखाना है। तो यहाँ पर हम ये मान लेंगे, इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम किसी भी चीज को दो प्रकार से प्रूव करते हैं, या तो डायरेक्टली का मतलब या तो उसके गुणों को दिखा दें, यानी कोई भी चीज हमें प्रूफ करना है तो या तो हम उसके गुणों को दिखा दें या फिर हम ये मान लें कि ये वही चीज है, फिर उसके बाद लास्ट में पता चले कि वो चीज तो जो हम माने थे वो चीज नहीं निकली। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमें ये पता किसी लड़के का बिहेवियर पता करना हो, किसी का बिहेवियर पता करना हो, स्वभाव पता करना हो, तो हम या तो उसके गुणों को देख करके उसका स्वभाव पता कर सकते हैं कि हाँ ये इसका स्वभाव जो है राम की तरह है, फिलहाल ऐसा होना बड़ा क्रिटिकल है, तो इसका स्वभाव जैसे अच्छा स्वभाव है या बढ़िया स्वभाव है। यदि हम पहले सपोज कर लिए तो राम की तरह है, लेकिन बाद में हम ये देखने लगे कि भाई राम की तरह तो हमने माना था, लेकिन ये राम के गुणों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। ठीक है, यानी कि हम जो चीज राम के अंदर देखे थे, यानी कि जिन गुणों को देखे थे वो गुण मैच नहीं कर रहा है और अंत में वो बहुत ही मतलब राम के विरुद्ध यानी गुणों के विरुद्ध काम कर रहा है। तो हम ये मान लेते, बताओ हम इसको तो राम समझे थे, ये तो रावण निकला, हमारी कल्पना गलत हो गई, हमसे बड़ा भूल हो गया। तो ये सब चीजें हम जो है जब हम मानते हैं किसी को, हम बिना आंख मूंद करके मान लेंगे तो बाद में धोखा मिल जाता है। ठीक है, यदि हम किसी पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं तो इसका मतलब बाद में धोखा मिलना तय है। तो हम आंख मूंद कर भरोसा इस पर करेंगे √5 पर, यानी हम मान लेंगे पूरी निष्ठा से ये √5 है। और लास्ट में क्या होगा, हम ये देखेंगे कि अरे इसको तो हम √5 को क्या माने थे, परिमेय संख्या माने थे, लेकिन
अब ये क्या करने लगा, यानी ये परिमेय संख्या की गुणों का पालन नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमसे बड़ी भूल हो गई, हमें √5 को परिमेय संख्या मानना नहीं चाहिए था। तो ये जो है हम आगे करते हैं, इसको इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हम ये मान लेंगे, यानी पहले से ही मान लिए आंख मूंद करके परिमेय संख्या, बाद में यानी कि जिसके ऊपर आंख मूंद के भरोसा करना है यदि, तो बहुत ही कायदे से भरोसा करना है, बाद में धोखा मिलना तय है। तो √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, हमने ये मान लिया, आंख मूंद कर मान लिया। अब धीरे धीरे हम देखेंगे इसका बिहेवियर कि जो हम माने थे वो चीज़ इसके अंदर है कि नहीं है, वो उस गुणों का पालन कर रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो आगे देखिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है जहां इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा P और Q दोनों सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या हमने ऐसा मान लिया, यानी हमने क्या कर लिया, हमने ऐसा मान लिया कि √2 क्या है, √5 परिमेय संख्या है, हमने ऐसा मान लिया। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखें क्या होता है, यानी हमने इसके साथ ये भी माना जो P और Q है दोनों सहअभाज्य का मतलब जानते हैं, यदि 3 अभाज्य संख्या है और 4 अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और 4 दोनों एक के अलावा किसी और पहाड़े पे ना आए, यानी एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, दोनों एक साथ, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या कहलाएंगे। दोनों विभाजित हो जा रहे हैं, किसी एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जा रहे हैं, तो दोनों अभाज्य संख्या नहीं होंगे। अभाज्य यानी सहअभाज्य संख्या होने के लिए 2 संख्याओं की जरूरत पड़ेगी, और दोनों संख्याओं का जो HCF है, यानी दोनों संख्याएं किसी एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो चलिए ये मान लेते हैं, जब हम √5 को क्या माने, परिमेय संख्या माने, तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हम लिख दिए P/Q। अब थोड़ा सोचिए, यहां पर जो है √5 है, रूट लगा हुआ है, तो रूट को हम क्या करेंगे ना, सोचें कैसे कि हम ये जो है ये प्रोसेस अपनाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का स्टेप वो खुद ही कहता है कि आगे कौन सा प्रोसेस हमें अपनाना चाहिए, ठीक है। तो √5 में रूट लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, रूट हटाएंगे, यानी यहां लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा P/Q, यानी कि 5Q = P। अब देखिए ध्यान से, अच्छा हम मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि भाई हमें कुछ निष्कर्ष निकालना था कि हमें कुल मिला करके हम ये माने थे। यहाँ पर गौर करिएगा, P और Q अभाज्य संख्या है, तो हम ये माने और देख रहे हैं कि जो P/Q है 5 बराबर P/Q लिखा गया है, यानी 5 जो है P में Q का भाग देने पर 5 मिल रहा है। तो हम क्यों ना हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, Q को इधर ला दिए तो इसका मतलब P है, P यहाँ है, P किससे बना है, 5 गुणे Q से, यानी जो P है इसका मतलब जो P है वो 5 से भी विभाजित हो जाएगा और Q से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यदि हम मान लेते हैं 12 बराबर 3 गुणे 4 से बना है, तो 3 भी 12 को विभाजित करेगा, 4 भी 12 को विभाजित करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और हम इसमें आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखें, अर्थात 5 P को, अच्छा यहाँ पे P² और Q², अर्थात 5 P² को
विभाजित करता है। अब ध्यान से देखिए, जो 5 है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, परंतु 5 अभाज्य संख्या है, इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी तो बोलिए यस। तो 5 गुणे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। यदि 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और 5 अभाज्य संख्या है, इसलिए पी को भी विभाजित करेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या करें, इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। हम इसको इरेज कर देंगे, स्क्रीनशॉट मार लीजिए तुरंत, इरेज करने जाना है। तो जो 5 है वो अभाज्य संख्या है, 5 पी को विभाजित करेगा और 5 पी को विभाजित करेगा, तो हम पी में किसका भाग दे देंगे, 5 का भाग दे देंगे। पी में किसका भाग देंगे, कैसा जल्दी चले आए, मतलब कभी चलो ये टाइम से आया किया करो। 5 पी को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ न कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ न कुछ आएगा, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। मान लेते, जब पी के बारे में हमें पता नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पर m आएगा, यानी 5 में 5 का पहाड़ा m बार पढ़ने पर p आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, p को, p बराबर 5m। अब p बराबर 5m हम समीकरण किस में रखेंगे, जो पहला हमारा था p स्क्वायर बराबर 5 बराबर क्यू स्क्वायर अपन पी स्क्वायर, यानी हम उसमें रखेंगे p बराबर 5m। पहले वाले समीकरण में लिखेंगे p बराबर 5m आया, इसके इक्वेशन 1। समीकरण 1 क्या था, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये था। हम p का मान रख दे रहे हैं, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का स्क्वायर, यानी कि 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। यहाँ 5 से 5 बार गया, यानी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 5 जो है वो क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी यहाँ 5 पी को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब अर्थात 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, m के बारे में हमने कुछ नहीं लिखा। m क्या है, m प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, m क्या है, m एक प्राकृतिक संख्या। तो 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्यों, चूंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने ये सब चीज लिख दिया। ठीक है, तो 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 किसको विभाजित करेगा, 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 5 क्यू को विभाजित कर रहे हैं, यानी क्यू इज इक्वल टू 5n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो q इज इक्वल टू हो गया 5 है, यहाँ पे p इज इक्वल टू 5m, यहाँ पे q इज इक्वल टू 5
है। यदि हम अब देखें, अब हम P अपान Q पर चर्चा करें तो P को लिख सकते हैं 5m और Q को लिख सकते हैं 5n। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने ये माना था कि P और Q का 5 के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है, लेकिन मतलब एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं है, यहाँ पे 5 गुणनखंड हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो हमने माना था कि P और Q दोनों अभाज्य संख्या है, वो P और Q जो हमारे मानने पर खरे नहीं उतरे, P और Q ने अपनी औकात दिखा दी। P और Q क्या हो गए यहाँ पर, P और Q दोनों एक के अलावा 5 के भी पहाड़े में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी कल्पना थी, जो हम माने थे कि √5 तो बड़ा सज्जन पुरुष है, √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या हुआ, हमारे पूरे मानने पर पानी फिर गया, यानी हमारे सपोज करने पर पानी फिर गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि P और Q दोनों 5 से भी विभाजित हो रहे हैं, 5 से भी विभाजित हो रहे हैं, जो हमारे कल्पना के विरुद्ध है। तो हम क्या करेंगे, हम अब माफी मांग लेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई √5 को परिमेय मान करके। तो हम अपने जो है गलतियों को सुधारेंगे, कैसे, मान लेंगे भैया हमसे गलती हो गई, √5 को ऐसा नहीं मानना चाहिए था, √5 एक अपरिमेय संख्या, क्या कर रहे हो जी, क्या कर रहे हो, √5 एक अपरिमेय संख्या है, डिसिप्लिन। √5 अब हम लिख देंगे कि हम हार गए, हम थक हार गए, इसलिए अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।